वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अफ्रीका। उसका रीज़न है नॉर्थ अमेरिका के जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए नॉर्थ अमेरिका को समझते हैं। ये जो मैप आपको सामने नज़र आ रहा है ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, लेकिन इस मैप के ऊपर 3 डिस्प्यूट्स हैं जिन्हें हमें सुलझाना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द मैप। द वेरी फर्स्ट डिस्प्यूट इज़ कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर 29 कंट्रीज़ हैं, लेकिन जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमें केवल 3 बड़े देश नज़र आते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है कनाडा, दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तीसरे नंबर पर है मैक्सिको। दूसरा डिस्प्यूट जो हमें समझ में आता है वो है ग्रीनलैंड का डिस्प्यूट। क्या कारण है कि जब भी हम लोग ग्रीनलैंड को देखते हैं तो उसके नीचे हमें डेनमार्क लिखा मिलता है, जबकि डेनमार्क तो यूरोप का कंट्री है। तो फिर ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के मैप पर क्या कर रहा है। और तीसरा डिस्प्यूट हमें जो देखने के लिए मिलता है वो ये है कि आखिर ये लैटिन अमेरिका क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग तीसरे डिस्प्यूट को समझें कि लैटिन अमेरिका क्या है और इससे जुड़ा विवाद क्या है। लैटिन अमेरिका बहुत ही प्राचीन नाम है और इसे ध्यान से समझने के लिए आपको अपने एटलस के ऊपर 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पहचानना पड़ेगा। तो इक्वेटर की जहाँ तक बात है तो ये रही भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पर स्थित है, और कैंसर रही ये कर्क रेखा रही ये जो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका को ही आजकल के ज़माने में सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। लैटिन अमेरिका तो इसको बहुत पहले कहा जाता था, लेकिन लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका अभी इसके 2 नाम हैं। सेंट्रल वर्ल्ड जब हम लोग सुनते हैं तो हमें कुछ आइडिया लग जाता है कि साउथ अमेरिका के ऊपर का पार्ट और नॉर्थ अमेरिका के नीचे का पार्ट जो है उसे सेंट्रल अमेरिका कहा जाएगा। ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर लगभग 25 कंट्रीज़ आते हैं, 25 देश आते हैं, और ये 25 देश इतने छोटे छोटे से हैं कि बिना जूम किए आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो लैटिन अमेरिकी देशों की संख्या अमेरिका के मेन कंट्रीज़ की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। लैटिन अमेरिका का एक मतलब और होता है अमेरिका के बहुत पिछड़े हुए देश। क्यों पिछड़े हुए देश, तो इसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे। तो उम्मीद है कि लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लैटिन अमेरिका के बाद जो अगला डिस्प्यूट हमारे सामने आता है वो है ग्रीनलैंड का डिस्प्यूट कि आखिर ग्रीनलैंड क्या है। तो आइए ग्रीनलैंड को ध्यान से समझते हैं। ग्रीनलैंड को ध्यान से समझने से पहले आप जरा एक बार इस वर्ल्ड के मैप को मैप की बजाय ग्लोब की फॉर्म में देखने की कोशिश करिए। तो जब आप इसको ग्लोब की फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो ग्रीनलैंड है ये पोलर कंट्री है या ये पोलर रीजन है, और इसी को मुख्य तौर पर हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। लेकिन जब आप इसको जूम करते हैं और वर्ल्ड के मैप की फॉर्म में इसको देखते हैं तो मैप की त्रुटियों के चलते ये नॉर्थ अमेरिका में चला जाता है। और ये त्रुटियां कैसे होती हैं, इनके पीछे की क्या कहानी होती है, ये मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पहले ही बता चुका हूँ। तो ग्रीनलैंड का ये फिज़िकल लोकेशन यहाँ पर हो जाती है। अब ग्रीनलैंड जब भी आप कभी देखते हैं तो ब्रैकेट में लिखा होता है डेनमार्क। डेनमार्क की कहानी ये है कि डेनमार्क यूरोप का एक कंट्री है और उस यूरोप के कंट्री की ये टेरिटरी है ग्रीनलैंड। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इंडिया की टेरिटरी है अंडमान निकोबार, उसी तरीके से डेनमार्क की टेरिटरी है ग्रीनलैंड। तो डेनमार्क पॉलिटिकली किसका पार्ट हो जाता है, यूरोप का पार्ट हो जाता है, लेकिन ये फिजिकली स्टैंड करता है नॉर्थ अमेरिका में, इसलिए भौतिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका का भाग माना जाता है। तो इस प्रकार से ग्रीनलैंड का भी डिस्प्यूट समाप्त होता है कि ग्रीनलैंड पॉलिटिकली इज़ द पार्ट ऑफ यूरोप बट फिजिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और अब नंबर आते हैं हम लोग तीसरे नंबर के डिस्प्यूट पर। तो तीसरे नंबर का डिस्प्यूट अब आपको अपने आप समझ में आ गया होगा
कि क्या कारण है कि हमें केवल 3 बड़े देश नज़र आते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि उत्तरी अमेरिका के बाकी सारे कंट्रीज़ जो हैं वो रहे ये लैटिन अमेरिका की फॉर्म में, इसलिए हम इन्हें बहुत अच्छी तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो ये थे तीनों के तीनों विवाद, और इसके बाद अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका को डिटेल्ड एनालाइज करेंगे। नॉर्थ अमेरिका को डिटेल्ड एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे कनाडा की तरफ, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा देश है कनाडा, जिसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कनाडा हमेशा ही एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि कनाडा एक पोलर कंट्री है, और कनाडा के बीचों बीच से आप देख सकते हैं आर्कटिक सर्कल गुजरता है। ये इस तरीके से आर्कटिक सर्कल गुजरता है, और कनाडा में ऊपर की तरफ ये जितने भी आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ये सब नॉर्थ पोल के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आइलैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन सारे आइलैंड्स को अगर क्लब कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो कहा जाता है कनेडियन शील्ड आइलैंड्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शील्ड आइलैंड्स कहाँ पर हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा में है। हालांकि पूरा नाम इसका है कनेडियन शील्ड आइलैंड्स। अब ये जितने भी आइलैंड्स आपको देख रहे हैं ये सारे के सारे फ्रीज्ड हैं। इन पर साल के 12 महीनों तक बर्फ़ जमी रहती है, और कभी कदार जब बर्फ़ थोड़ी बहुत पिघलती है और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन घूमने लायक होती है, तो दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और इन कैनेडियन शील्ड आइलैंड्स में जो सबसे बड़ा आइलैंड आपको नज़र आता है उसका नाम है बैफिन आइलैंड। ये जो बड़ा सा आइलैंड आपको दिख रहा है बैफिन आइलैंड है, और ये बैफिन आइलैंड जो है ये एक अर्बन आइलैंड है। प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि बैफिन द्वीप कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा में है। फिर जब आप बैफिन द्वीप से आगे बढ़ते हैं तो ग्रीनलैंड और बैफिन के बीच में ये जो वाटर बॉडी आपको नज़र आती है इसको कहा जाता है बैफिन बे। ये है बैफिन की खाड़ी। तो बैफिन द्वीप चाहे आपसे पूछ लिया जाए या बैफिन की खाड़ी आपसे पूछ लिया जाए, उत्तर आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद जब आप बैफिन द्वीप से नीचे उतर के आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है द सी ऑफ लेब्राडोर। ये है लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी भी कनाडा के अंदर है, और यहाँ पर एक ठंडी महासागरीय धारा चलती है जिसे लेब्राडोर करंट भी कहा जाता है, और ये भी परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद और आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखिए इस प्रकार से एक बड़ी सी खाड़ी मिलती है, और इस खाड़ी का नाम है हडसन की खाड़ी। ये है हडसन बे। हडसन बे बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कई बार इसे प्रश्न के सहारे से पूछ लिया गया है कि हडसन की खाड़ी किस देश में स्थित है, या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया गया है कि आर्कटिक सर्कल के सबसे करीब कौन सी खाड़ी है। तो ऐसा भी प्रश्न याद रखिएगा कि हडसन बे इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बे इन द वर्ल्ड विच इज़ सिचुएटेड नियरेस्ट टू द आर्कटिक सर्कल। आप देख रहे हैं कि ये आर्कटिक सर्कल है और उसके ठीक नीचे यहाँ पर हडसन बे है। इसके बाद कनाडा से रिलेटेड एक और अच्छा प्रश्न बनता है। वो प्रश्न ये बनता है कि वो कौन सा देश है जिसकी विश्व में सबसे लंबी समुद्री सीमा है। तो कनाडा के पास विश्व की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। कनाडा हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर इन द वर्ल्ड। कैसे? तो इसको भी देखिए। अगर आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे और हर आइलैंड में छुपे हुए कोस्टल बॉर्डर को ढूंढेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कनाडा कितना बड़ा देश हो जाएगा। इसलिए दुनिया में दूसरा कोई देश नहीं है जो कनाडा के बराबर समुद्री सीमा शेयर करता हो। कनाडा से ही रिलेटेड एक दूसरा प्रश्न भी है, और वो प्रश्न ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो वो भी कनाडा ही है। एंड कनाडा एंड यूएसए शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री इन द वर्ल्ड। देखिए यूएसए का एक स्टेट यहाँ पर है जिसका नाम है अलास्का। तो अलास्का और कनाडा के बीच में यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर शेयर होता है इतना, और फिर अलास्का और फिर यूएसए और कनाडा के बीच में ये पूरा बॉर्डर शेयर होता है। तो निश्चित तौर पर ये बॉर्डर इतना लंबा हो जाता है जितना दुनिया में किसी दूसरे देश का नहीं है।
तो चाहे समुद्री सीमा की बात हो, चाहे स्थलीय सीमा की बात हो, कनाडा विश्व की सबसे लंबी स्थलीय और जलीय सीमा को साझा करने वाला देश बन जाता है। इसके अलावा कनाडा की कुछ झीलें भी बहुत प्रसिद्ध रही हैं, तो यहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इनमें आपको कभी भी फंसना नहीं चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कनाडा आपको दिख रहा है ऊपर, और कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर आपको 3 झीलें नज़र आ रही हैं। जैसे कि किसी फूल की पत्तियाँ हों या कोई फ्लावर शेप में हो, तो आप देख रहे हैं कि फ्लावर शेप यहाँ पर लेक्स नज़र आती हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ लेक्स है, इनमें सबसे ऊपर वाला जो लेक है इसका नाम है लेक सुपीरियर। इसके बाद जो बीच वाला लेक है इसका नाम है लेक मिशिगन, और किनारे वाला जो लेक है इसका नाम है ह्यूरन। तो ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन। और अगर आप आगे बढ़ोगे तो एरी लेक भी है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, लेकिन ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, केवल आईएएस प्री या कम से कम पीसीएस प्री में बनेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, निम्नलिखित झीलों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सजाइए। तो कैसे सजाएंगे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, या पूर्व से पश्चिम सजाइए, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें से जो सुपीरियर झील है ये विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। ताज़ा पानी कह लीजिए या मीठा पानी कह लीजिए या पीने लायक पानी कह लीजिए, तो लेक सुपीरियर इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। रीज़न आप समझ पा रहे होंगे कि ये आर्कटिक सर्कल के आसपास की जगहें हैं। इसके बाद जो मिशिगन लेक है ये पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है। बाकी झील आप देख रहे हैं कि बॉर्डर से बटी हुई हैं, लेकिन मिशिगन पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है। और ये जो मिशिगन झील है इसका नाम मिशिगन क्यों है, क्योंकि यहीं पर अमेरिका का स्टेट है मिशिगन। और ये इसी मिशिगन के किनारे, ये देखिए शिकागो एक बहुत फेमस शहर है। तो ऐसा भी प्रश्न है कि शिकागो किस झील के तट पर स्थित है, तो मिशिगन। और ह्यूरन जो है यहाँ पे देखिए एक सी रूट बना है, तो डेट्रॉइट यहाँ पर बहुत फेमस शहर स्थित है, जहाँ से पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े बड़े ट्रेड्स यहाँ पर होते हैं। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो कनाडा का टोरंटो नाम का शहर भी इसी तट पर स्थित है, और कनाडा की कैपिटल ओटावा भी आप देख रहे हैं यहीं पर स्थित है। और अगर आप और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर बहती है एक नदी, ये जो आपको ब्राउन कलर की लाइन नज़र आ रही है ये बहती है नदी। और ये नदी जो है ये कनाडा और यूएसए के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाने का काम करती है। और इस नदी का नाम क्या हो जाता है, इस नदी का नाम हो जाता है सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसी सेंट लॉरेंस रिवर के अंदर एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। ये आइलैंड सिटी है, बेहद खूबसूरत आइलैंड है मॉन्ट्रियल। यहीं पर एक इन्वायरमेंटल समिट भी हुई थी जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखिएगा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, आयरे, ओटावा, मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस रिवर। एक क्वेश्चन और बन सकता है, इन शहरों को सजा दीजिए वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। तो फेमस शहर शिकागो हैं, डेट्रॉइट है, पिट्सबर्ग है, ओटावा है और मॉन्ट्रियल है। तो जब तक इस लेवल पे जाके आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको आप देखिए। हम लोग कनाडा की चर्चा कर रहे हैं, कनाडा से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको डिस्कस कर दी हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन कनाडा से रिलेटेड और पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो कनाडा के भारत से संबंध कैसे हैं, तो बहुत अच्छे संबंध हैं। कनाडा और इंडिया के रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी भारत के बड़े अच्छे और करीबी मित्र रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो। हालांकि कभी कभी हमारी उनसे नाराज़गी हो जाती है तो वो बेचारे पूरी फैमिली लेकर के भारत आ जाते हैं और प्रधानमंत्री जी से मिल करके गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने एक विवादित बयान दिया था जिसके बाद कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा के ही कोस्ट पर यहाँ पर कामटा मारू की घटना घटी थी जिसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो इसकी वजह से कनाडा का ऐतिहासिक महत्व भी है। सैन फ्रांसिस्को, गदर पार्टी, लाला हरदयाल का संबंध भी यहीं कनाडा से है।
वो वीर क्रांतिकारी जो भारत के बाहर रह करके आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, उनकी फेवरेट जगह कनाडा ही हुआ करती थी। और इसीलिए आज भी कनाडा में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। और अगर रिलीजन की बात करें तो कनाडा का जो दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है वो सिख है। कनाडा के अंदर ऑलमोस्ट 27% पॉपुलेशन जो है वो सिखों की हो जाती है। कनाडा के रक्षा मंत्री भी इस समय एक सिख हैं और आपको पता लगा लेना चाहिए कि उनका नाम क्या है। इसके अलावा कनाडा में यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार हैं और कनाडा विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार वाला देश है। इंडिया ने कनाडा से यूरेनियम एग्रीमेंट भी किया हुआ है और भविष्य में भारत में जो यूरेनियम बैंक बनने जा रहा है उसमें कनाडा एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आशा है कि कनाडा से रिलेटेड लगभग सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर हो गई होंगी। कनाडा के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं अगले कंट्री में, और अगले कंट्री का नाम है यहाँ पर यूएसए। ये यूएसए आप ध्यान से देख लीजिए यूएसए को। यूएसए आपको 2 पार्ट्स में यहाँ पे दिखेगा, और बल्कि है ये 3 पार्ट्स में। तो मैं मैप थोड़ा सा छोटा करूँगा तो आपको तीनों पार्ट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। ये जो येलो कलर से कंट्री आपको नज़र आ रहा है ये है यूएसए, ये है यूएसए। और यूएसए 4 जुलाई 1776 को जब दुनिया का पहला देश बना जो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, तो इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दुनिया में पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कंट्री यही थे। तो एक क्वेश्चन आप ये याद रखिएगा, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने वाले सबसे पहले कंट्री भी अमेरिका ही थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि अमेरिका के अंदर ब्रिटेन की बनाई हुई 13 कॉलोनीज़ थी, और वो 13 कॉलोनीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन से। ये जो 13 कॉलोनीज़ हैं, इन लोगों ने अमेरिका की आज़ादी के बाद एक साथ एक एग्रीमेंट करके एक साथ रहने का निश्चय किया, और इसी निश्चय के साथ अमेरिका बन गया यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि संयुक्त राज्य। तो पहले कितने संयुक्त हुए थे? केवल 13 संयुक्त हुए थे। ये लाइन से 13 हैं, इनको देख लीजिए। और फिर बाद में जब अमेरिका का संविधान बना तो उसके अनुसार अमेरिका में 50 राज्य होने थे। लेकिन समस्या ये थी कि इस इतने बड़े अमेरिका में केवल 48 राज्य थे, तो 50 कहाँ से किए जाएं? तो 49वें राज्य के तौर पर अलास्का को ख़रीदा गया रशिया से, सोवियत संघ से, और सोवियत संघ से इसको खरीदने के बाद 49th स्टेट बनाया गया। तो ध्यान रहे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अलास्का है ये किससे ख़रीदा गया था? तो ये सोवियत संघ से ख़रीदा गया था। 49th स्टेट बन गया ये अलास्का, और फिर नंबर 50 पे जो स्टेट बना वो बना आपका, ये देखिए पानी के अंदर हवाई आइलैंड। ये देखिए येलो कलर का आपको छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा, तो इसका नाम है हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड। तो इस प्रकार से ये ट्रायंगुलर सेक्शन अगर आप मिला लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरा यूएसए कहलाता है, जिसके अंदर अब कितने राज्य हैं? जिसके अंदर 50 राज्य हैं। तो ये थी अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स बनने की कहानी। अब इस कहानी के बाद अमेरिका एक सुपर पावर है, ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। लेकिन सुपर पावर की बात तो बाद में है। सबसे पहला कन्फ्यूजन तो बच्चों को यही रहता है कि अमेरिका एक महाद्वीप है या अमेरिका एक देश है। तो वो कन्फ्यूजन आशा करता हूँ कि आपको आज दूर हो गया होगा कि महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, या दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। लेकिन जो कंट्री है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये कंट्री 3 भागों में है, एक भाग यहाँ पर है, एक भाग यहाँ पर है, और एक भाग यहाँ पर है। इन तीनों को मिला करके बनता है यूएसए। और स्टेट्स कितने हैं यहाँ पर? स्टेट्स हैं टोटल 50 राज्य हैं। अब अमेरिका के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले वो 13 कॉलोनीज़ आप देख लीजिए, जिनको अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश बनाया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर प्रोविंस, और यहाँ पर बॉस्टन है, बफेलो है, पिट्सबर्ग है, नॉर्लोक है, वॉशिंगटन है, चार्लोट है। तो ये सारे जो आप आज बड़े बड़े शहर देखते हैं, ये 13 कॉलोनीज़ हुआ करती थी। अब अमेरिका में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर हो जाता है, ये स्टेट। तो ये जो स्टेट आप अमेरिका का देख रहे हैं इसका नाम है फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा के बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सा शहर है जिसका नाम है मियामी। ये जो मियामी के आइलैंड्स हैं ये बहुत फेमस हैं, यहाँ के बीचेस बहुत फेमस हैं।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि इक्वेटर के आसपास ये मियामी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती होगी। दुनिया भर के जो बीचेज़ हैं जो कि फ़ेमस हैं, जैसे इंडिया में गोवा का बीच है, चेन्नई का बीच है, ये फ़ेमस क्यों हैं? ये फ़ेमस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी पड़ती है, ये गर्म बीच हैं। अगर आपको कभी बीच का मज़ा लेना है, आपको अगर कभी भी वहाँ पे बिकनी पहन के जाना है, अगर आपको कभी भी वहाँ पे स्विमिंग करनी है या कोई फ़ोटोशूट लेना है, तो निश्चित तौर पर आप गर्म देशों की तलाश करोगे। आप कनाडा में और आप नॉर्थ पोल पर तो नहीं जाओगे बीचों में, इसलिए जो गर्म देश होते हैं उन्हीं के बीच फेमस होते हैं। अमेरिका एक ठंडा देश है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसका एक स्टेट है जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पास है, जिसकी वजह से गर्मी पड़ती है। और मियामी की ये जो बीचेस हैं ये बहुत फेमस हो जाते हैं। मियामी और बहामस अमेरिका की बहुत फेमस जगहें हैं। इसके बाद अगर हम लोग अमेरिका के दूसरे साइड पर आएँ तो दूसरे साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को है, अमेरिका का शहर, लास वेगास है, लॉस एंजलिस है, और ये सारे जो शहर हैं ये भी आपको याद रखने चाहिए। किस लिए याद रखने चाहिए? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4 शहरों के नाम आपको दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि वो कौन सा शहर है जो पूर्वी तट पर स्थित है, या वो कौन सा शहर है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। बाकी मैं आपको सजेशन तो ये दूंगा कि आप वर्ल्ड का मैप खोल के बैठिए एटलस के ऊपर और अमेरिका के 50 राज्यों को एक बार उठा करके पढ़ लीजिए। चूँकि ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इसलिए अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उस प्रेसिडेंट के पास में केवल 3 पावर्स होती हैं, जिनमें फॉरेन, डिफेंस और फाइनेंस आते हैं। बाकी वहाँ पे हर स्टेट का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर स्टेट की अपनी अलग सिटीजनशिप होती है, हर स्टेट का अपना अलग कोर्ट होता है, और वहाँ पे आपको वीज़ा भी लेना पड़ेगा। तो अमेरिका में ये जो 50 छोटे छोटे से देश हैं जो एक साथ यूनाइट हुए हैं, इनके सब के बारे में आपको एक रफ़ आइडिया तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अमेरिका से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट्स की जो लड़ाई है वो लड़ाई क्या है, तो उसके लिए आपको इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ एक क्वेश्चंस जैसे अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे, तो अब्राहम लिंकन आपको याद रखना चाहिए। अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट जो कि अफ्रीका ओरिजिन के थे, तो बराक ओबामा आपको याद रखना चाहिए। अमेरिका के वो कौन से प्रेसिडेंट से जिनका मर्डर हो गया था, तो अब्राहम लिंकन आपको याद रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी अमेरिका से रिलेटेड है। हालांकि अमेरिका से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं सिवाय पॉलिटिकल इश्यूज़ के। अमेरिका की 2 रिवर्स ज़रूर याद रखिएगा, ये है मिसिसिपी और ये है उसकी बहन मिसौरी, दोनों आकर के मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो अमेरिका के अंदर ये एक बहुत बड़ा मिसिसिपी मिसौरी बेसिन बनता है, और इसी मिसिसिपी मिसौरी बेसिन के अंदर पाए जाते हैं क्या, प्रेरीज, जिनको कि फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो अमेरिका एक हाईली प्रोडक्टिव कंट्री भी यहाँ पर बन जाता है। इसी तरीके से पूरे रॉकी माउंटेन्स इस तरीके से फैले हुए हैं, तो रॉकी का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हमको अमेरिका में मिल जाता है। अमेरिका में यहाँ पे काफ़ी सारे हाईलैंड्स भी हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा डेजर्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने एटलस के ऊपर देख लेनी चाहिए। हालाँकि मैंने अमेरिका से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन आपको कवर कर दिए हैं। अमेरिका के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो है आपका मैक्सिको। तो सबसे पहले तो आप मैक्सिको को पहचानिए, ये रहा मैक्सिको। ये कंट्री बेहद खूबसूरत कंट्री है मैक्सिको। तो ये जो मैक्सिको कंट्री आप देख रहे हैं, इस मैक्सिको कंट्री के बगल में आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। तो ये जो वाटर बॉडी है इसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। पहला क्वेश्चन ये है कि जो मैक्सिको की खाड़ी है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको खाड़ी क्यों कहते हैं। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ मिनरल पाए जाने की संभावना। क्या पाया जाता है? चांदी। इसीलिए मैक्सिको यहाँ से निकालता है चांदी, और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है। तो मैक्सिको की खाड़ी से चांदी की ये कहानी आपको याद रखिएगा। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अगर आपने कभी माया सभ्यता के बारे में सुना हो, जिनके एक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कुछ 21 या 22 दिसंबर 2012 को दुनिया ख़त्म हो जानी थी, तो वो सभ्यता माया ही थी। और मैक्सिको के जो पूर्वज हैं ये माया सभ्यता से संबंधित थे। तो एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि माया सभ्यता कहाँ की थी, तो उसका आंसर हो जाता है मैक्सिको।
इसके अलावा मैक्सिको के भी बीचेस बहुत फेमस हैं और इन बीचेस पर भी काफ़ी सारा टूरिज़्म होता है और मैक्सिको से रिलेटेड ये चांदी के अलावा और कोई खासा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर कनाडा, यूएसए और मैक्सिको को अच्छी तरीके से डिस्कस करने के बाद अब हम लोग उस कड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करती है। तो आप ज़रा इस वाली ब्रांच को ध्यान से देखिए। इस वाली ब्रांच की मदद से आप सीख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिको जब ख़त्म होता है और यहाँ पे जब आपका साउथ अमेरिका शुरू होता है तो मैक्सिको और साउथ अमेरिका के बीच में ये जो आपको टिप नज़र आती है, यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए, जिनमें सबसे पहले यहाँ पर आता है ग्वाटेमाला और ग्वाटेमाला के बाद आता है यहाँ पर बिलीज़ और फिर आता है होंडुरस और फिर आता है निकारागुआ, फिर आता है कोस्टा रिका और फिर आता है पनामा। पनामा सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पनामा वो कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ रहा है और पनामा आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी रहेगा। आपको मुख्य तौर पर क्या याद करना है, ग्वाटेमाला और आपका एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ और कोस्टा रिका। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश उत्तर में है, कौन सा देश दक्षिण में है। कोई ट्रिक नहीं है, पढ़ाई करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। पढ़ाई करने की एक ही ट्रिक होती है, मेहनत। और वो मेहनत करिए, ट्रिक अपने आप बनती चली जाएंगी। अगर किसी दूसरे की बताई हुई ट्रिक आप याद करेंगे तो जितनी देर में आप इसको याद कर लेंगे उतनी ही देर में आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो कृपया इस प्रकार के प्रलोभन में ना पड़ते हुए आप सीधे यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि जैसे ही आप मैक्सिको से नीचे उतरते हैं सबसे पहले आपको मिलता है ग्वाटेमाला, फिर मिलता है एल सल्वाडोर, फिर ऊपर उसके मिलता है होंडुरस, उसके नीचे निकारागुआ, उसके नीचे कोस्टा रिका और सबसे नीचे पनामा। अब यहाँ पर है अटलांटिक ओशन और इधर पे है पैसिफिक ओशन। अगर किसी को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाना हो या कोई ट्रेड और कॉमर्स करना हो तो वो जाएगा कैसे? तो उसके लिए पनामा चूँकि एक बहुत पतला कंट्री है तो पनामा को यहाँ से खोद दिया गया और खोदने के बाद यहाँ पे एक नहर बनाई गई जिसको पनामा नहर कहा जाता है। और आप जानते ही हैं कि पनामा नहर कितनी इम्पोर्टेंट है। तो पनामा कैनाल जो है ये पनामा की कैपिटल पनामा सिटी के पास है जो कि कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है, या आप कह सकते हैं कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। तो ये कंट्रीज़ जो थे ये हो गए आपका सेंट्रल अमेरिका का पार्ट, लेकिन हैं ये उत्तरी अमेरिका में ही स्थित। इसके बाद हम लोग आते हैं अब कैरेबियन सी के कंट्रीज़ में। ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाहर आपको छोटा सा सागर नज़र आ रहा है, इस सागर को कहते हैं कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर उत्तरी अमेरिका में स्थित है और ये अटलांटिक ओशन का ही एक पार्ट है। ओशन और सी में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कोस्टल बॉर्डर लग गया तो वो सी है, कोस्टल बॉर्डर नहीं लगा तो वो ओशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोस्टल बॉर्डर चारों तरफ से लगा हुआ है और ये जो कंट्रीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं इन कंट्रीज़ को कैरेबियन कंट्रीज़ कहा जाता है, कैरेबियाई देश कहा जाता है। कैरेबियाई देश में सबसे महत्वपूर्ण देश जो है वो है क्यूबा और फिर क्यूबा के बाद है जमैका और फिर है हैती और फिर है डोमिनियन रिपब्लिक, इसी प्रकार से पोर्टो रिको, इसी प्रकार से बारबाडोस, इसी प्रकार से वर्जिन आइलैंड, इसी प्रकार से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और इसी प्रकार से कॉकेशस आइलैंड्स। बहुत सारे यहाँ पर आइलैंड्स हैं, कितने आपको पीछे बता चुका हूँ, लगभग 25। तो उसके ये नाम यहाँ पर लाइन से लिखे हुए हैं, इनको आप अपने एटलस के ऊपर उठा करके देख लीजिएगा। प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न तो बन सकता है कि सीधे आइलैंड का नाम कि वर्जिन आइलैंड कहाँ स्थित है, कैरेबियाई सागर में, जावा सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, ऐसे 4 ऑप्शन आपको पता होंगे। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको देख करके इतना पहचान लेना पड़ेगा आपको कि ये आइलैंड्स कहाँ पर स्थित हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं उनमें सबसे पहला कंट्री है क्यूबा और क्यूबा की कैपिटल है हवाना। क्यूबा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्यूबा एक कम्युनिस्टिक कंट्री रहा है और जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो कोल्ड वॉर के दौरान जो क्यूबा है ये सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था और उस समय क्यूबा के प्रेसिडेंट का नाम था फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो का क्यूबा है ये और फिदेल कास्त्रो अमेरिका के कट्टर शत्रु थे। जब मिसाइल क्राइसिस हुई थी उन्हीं मिसाइल क्राइसिस में सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल्स क्यूबा में यहाँ पर अलर्ट पे लगा दी थी
और आप सामने देख रहे हैं यूएसए। तो ये ज़रा सा कंट्री क्यूबा, इसने अमेरिका की नाक में दम करके रखा था और अमेरिका के सर पे खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अपनी जीवट इच्छा शक्ति की वजह से अमेरिका इस कंट्री का कभी कुछ कर नहीं पाया और फिडेल कास्ट्रो की डेथ जब 2016 में होती है तो अमेरिका में पटाखे फोड़े जाते हैं। बगल में होने के बावजूद पिछले 55 सालों में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति कभी क्यूबा नहीं गया था। हालांकि बराक ओबामा ने अपने शासनकाल के आखिरी साल में रिश्तों में जमी इस बर्फ़ को पिघलाने का काम किया और बूढ़े हो चुके फिडेल कास्ट्रो से मिलने के लिए गए थे। कास्ट्रो के मरने के बाद उनके जो बेटे हैं राउल कास्ट्रो, इस समय वो क्यूबा के प्रेसिडेंट हैं और क्यूबा अभी भी एक कम्युनिस्टिक कंट्री है और दोनों देशों के बीच में अच्छा खासा बैर रहता है। इसके बाद यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या है, एक जानकारी आप ले लीजिए तो कई सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत गरीब हैं और इनकी गरीबी का कारण है नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर आती हैं, आइलैंड कंट्री हैं, ये अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो हुआ ये कि क्यूबा, जमैका, हैती और पोर्टो रिको, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा देशों ने मिल करके एक क्लब बनाया और इस क्लब को नाम दिया गया वेस्ट इंडीज़।